मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के इतिहास के संदर्भ में जो पहले क्लास समाप्त की थी इल्तुतमिश के समय तक, उसके आगे का इतिहास है उसका अध्ययन करेंगे और उसमें भी मुख्य तौर पे बलबन के राजत्व सिद्धांत की जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। मैंने पहले वाली क्लास में बताया है कि दिल्ली सल्तनत जैसे 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने विजय प्राप्त की थी और वहीं से मुस्लिम राज्य की स्थापना हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में जब गोरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में एक नया यहाँ पर राजवंश तो खैर उसको नहीं कह सकते, लेकिन एक नई सल्तनत है वो स्थापित कर देता है और वही सल्तनत हम देखते हैं कि 1206 से चलती है और 1526 तक का समय है वो इस सल्तनत काल का रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद में कुछ समय के बीच में 1211 में आराम शाह ने शासन किया। फिर इल्तुतमिश शासक बन जाता है और इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। उसका शासनकाल पूर्ववर्ती क्लास में मैंने बताया है कि सल्तनत काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसने सल्तनत की संस्थाओं को सुदृढ़ किया, उसने सल्तनत को स्थायित्व दिया। उसके कारण हम देखते हैं कि आगे चलकर जब कमज़ोर शासक भी होते हैं तो सल्तनत है वो चलता रहता है। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले यद्यपि रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद में अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया। लेकिन जैसे इल्तुतमिश समझता था कि उसका पुत्र योग्य नहीं है और उसकी पुत्री योग्य है, वही बात अब यहाँ पर साबित होती है और रुकनुद्दीन फिरोज शाह अयोग्य था। इसके कारण हम देखते हैं कि बाद में रजिया है 1236 में उसको हटा करके शासक बन जाती है। और रजिया का जो शासनकाल है 1236 से 1240 का शासनकाल है। रजिया एक योग्य शासिका थी। उसने तुर्की जो महत्वाकांक्षी अमीर थे उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया और यही जो प्रयास था वो देखते हैं कि उसके पतन का भी कारण बना। ये जो रूढ़िवादी तुर्क थे, जो अमीर थे, ये रूढ़िवादी तुर्क अमीर रजिया को कैसे सहन कर सकते थे और उसके विरुद्ध उन्होंने विद्रोह कर दिए और इन्हीं विद्रोहों के दौरान हम देखते हैं कि 1240 में रजिया का भी अंत है वो हो जाता है। फिर उसके बाद में मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 के मध्य शासक बना। ये कमज़ोर शासक था। फिर अलाउद्दीन महसूद शाह शासक बना 1242 से 1246 तक। फिर उसके बाद में 1246 से 1266 के मध्य में नासिरुद्दीन महमूद शासक बना। यह भी अयोग्य ही था, लेकिन इसको सबसे बड़ा लाभ यह मिला कि इसके शासनकाल में बलबन है वो नायब ए ममलिकात के पद पर नियुक्त हो जाता है और बलबन के द्वारा शासन है वो संभाल लिया जाता है। बलबन ने यहाँ से ही शासन के जो तरीके हैं उनको एक तरह से देखना है वो प्रारंभ कर दिया था। 1266 में गयासुद्दीन बलबन है फिर शासक बन जाता है और 1266 से 1287 के मध्य में गयासुद्दीन बलबन है वो शासन करता है। बलबन का प्रारंभिक जीवन। बलबन है इल्बरी कबीले के तुर्क माता पिता से उत्पन्न होता है। फिर बाद में उसे मंगोलों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और उसे बेच दिया जाता है और इसी प्रकार के क्रम में 1232 में सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया और किसी साधारण पद पर उसको नियुक्त कर दिया। बलबन होनहार था, अतः रजिया के समय वह अपनी बुद्धि योग्यता स्वामी भक्ति के कारण उन्नति करता गया और अमीर ए शिकार के पद तक पहुंच गया। रजिया के बाद में बहराम शाह शासक बना और उसके शासनकाल में बलबन है
अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त होता है। मसूद शाह के शासन काल में वह और प्रगति करता है और अमीर ए हाजिब के पद पर पहुंच जाता है। फिर नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन और ज़्यादा उन्नति करता है और शासक का मुख्य परामर्शदाता बन जाता है और नायब ए ममलिकात के पद पर नियुक्त हो जाता है। इस प्रकार नीचे से लेकर बलबन ऊपर के पदों तक पहुंच जाता है और फिर अंत में 1266 में बलबन नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद में दिल्ली सल्तनत का शासक भी बन जाता है। 1266 से 1287 तक का उसका शासनकाल है वो दिल्ली सल्तनत के लिए सुदृढ़ता का काल माना जाता है। बलबन का जो समय है उसके समय यद्यपि बलबन महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसके सामने अनेक ऐसी समस्याएं थी जिसके कारण वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा तो नहीं कर सका, लेकिन सल्तनत को जरूर सुदृढ़ वह करता गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि बलबन का राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत क्या होता है? एक शासक होता है और शासक का शासन का जो तरीका होता है वो किस प्रकार का होता है। उस राज्य में अमीरों के मध्य उस शासक की क्या प्रतिष्ठा होती है। उस राज्य में जो अमीर और जो सुल्तान होता है उनके मध्य में क्या संबंध होते हैं, या स्वामी सेवक के संबंध हैं या भाई बंधुत्व के संबंध हैं। शासन करने का तरीका क्या है, वह निरंकुश है या उदार है, किस प्रकार का है। तो ये सभी जो बातें होती हैं ये राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं और मुख्य तौर पर इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें सुल्तान की जो प्रतिष्ठा है, ताज की जो प्रतिष्ठा है, उसके संदर्भ में यहाँ पर हम बात करें। जिस समय बलबन शासक बना था उस समय ताज की जो प्रतिष्ठा है वह नष्ट हो चुकी थी। जनता के हृदय में ताज के प्रति न कोई भय था न उसके प्रति श्रद्धा थी। सरकार का भय और सुशासन का आधार राज्य के यश एवं भय के स्रोत होते हैं। लेकिन बलबन जब शासक बना था तो ताज की प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी।